हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पिछले वीडियो में जो पढ़ा था हमने उसके आगे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है। सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। कहने का मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें जो न्यायपालिका है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, 3 भाग होते हैं ना उसके, तो न्यायपालिका वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, उस पर नियंत्रण सरकार का रहता है। दूसरा कह रहा है कि उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर भी स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। अब देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। ये कह रहा है पहला, दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है दूसरा सही है, सी कह रहा है दोनों सही है, डी कह रहा है दोनों नहीं सही है। आंसर आपके सामने है, केवल 2। व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, दूसरा सही बताया जा रहा है। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः कथन पहला असत्य है। हमारे संविधान में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर भी स्वतंत्र न्यायपालिका संभव है। तो कहने का मतलब दूसरा कथन हमारा सत्य है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, जबकि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है और सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसमें बताया गया है सरकार का नियंत्रण रहता है। अभी सरकार का नियंत्रण अगर न्यायपालिका पर रहेगा तो न्यायपालिका अपने तरीके से एकदम निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाएगी, इसलिए पहला कथन सत्य है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय शक्तियों का पृथक्करण, बंटवारा, शक्तियों को जो बंटवारा होता है पृथक्करण से ही कहते हैं, कि चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार को की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। दूसरा कह रहा है शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। इसमें से सत्य क्या है देखना, असत्य कौन सा है इसको देखना है। पहला, ए कह रहा है पहला, बी कह रहा है दूसरा, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है ना तो पहला ना तो दूसरा। आंसर हमारा बी सही है, दूसरा सही है। आंसर कह रहा है कि व्याख्या कह रही है कि शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं, भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शाखाएं हैं ना 3, तो उनमें पूछ रहा है कि जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य काम में दखल नहीं दे पाती हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि न्यायपालिका कार्य में सरकार का कोई भी दखलंदाजी नहीं रहती है, तो कथन पहला सत्य है। और न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग, जो शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है इन पालिकाओं द्वारा, साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठाती है। भाई जब हमारे जैसे अधिकार, मौलिक अधिकार, इनका दुरुपयोग जब होने लगता है या इन पर कोई शोषण करने लगता है तो हमारी कठोर कदम उठाने का अधिकार सरकार को है। ऐसा नहीं है कि जो है एकदम से स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कार्यपालिका और विधायिका को। आगे देखिए। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। दूसरा कह रहा है दिल्ली का उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था। तीसरा कह रहा है वो उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है। तो आप इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा असत्य है, सत्य नहीं बताना, इसमें असत्य बताना है। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में की गई, यही तो गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले, नहीं ये सही है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में की गई, कलकत्ता और मद्रास, मुंबई, हाँ, इसमें की गई थी। और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में नहीं हुआ था, इसमें 67 में हुआ था, 1966 में हुआ था, 1966 में। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है, और न्यायालय का नाम है गुवाहाटी में जो न्यायालय स्थित है। मणिपुर का पृथक उच्च न्यायालय है,
मतलब अलग है उसका उच्च न्यायालय मणिपुर का। और देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं, मतलब संपूर्ण भारत में 25 न्यायालय हैं। पंजाब व हरियाणा का सम्मिलित उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। मतलब पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है एक ही है, वो कहाँ है? चंडीगढ़ में। जैसे इसका असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, उसी तरह से हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ में एक ही न्यायालय है। आगे कुछ प्रश्न पे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। बी कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अब देखिए उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है। सारे क्वेश्चन ज़्यादातर असत्य ही पूछ रहा है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा क्वेश्चन असत्य है। ऑप्शन देखिए, केवल पहला, बी कह रहा है दूसरा, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है दोनों नहीं। डी आंसर आपका दोनों नहीं, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात इसमें असत्य ढूंढ रहे हैं ना, तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है तो न्यायिक व्यवस्था एक ही है। और इसमें कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला निचली अदालत में, तो वो जो है ऊपर की अदालत में जा सकता है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, और इसमें आपसे असत्य पूछ रहा है, इसलिए दोनों ही असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील, MDM जिसे कहते हैं, भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप शुरू हुई। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसमें क्या करना है आपको? इसमें सत्य ढूंढना है। जनहित याचिका के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? कि ए कह रहा है पहला, बी कह रहा है पहला और दूसरा, सी कह रहा है दूसरा तीसरा, डी कह रहा है उपयुक्त तो सभी। तो व्याख्या इसकी देखते हैं। व्याख्या कर रही है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। पहला कथन सत्य है। और दूसरा कह रहा है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये आता है जीके में भी, PUCL जिसे कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन है। इसने सर्वोच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका दायर की थी और अनुच्छेद 21 के तहत जो हमारा जीवन का अधिकार है उसमें भोजन का अधिकार भी शामिल कर दिया गया था, और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। दूसरा भी सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का नाम भेजे गए किसी पत्र को या तार को जनहित याचिका मान लिया जाता है। तीसरा असत्य है। यह कथन असत्य है। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने की व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका अहम भूमिका निभा रही है। हाँ, जैसे बंधुआ मजदूरों को जो है अमानवीय श्रम, मतलब अमानवीय मतलब मनुष्य के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार न करके उनको बंधुआ मजदूरों को उनकी मजदूरी न देकर या उनसे कठिन श्रम करवाकर जो सजा काट रहे हैं, उसमें जेल में कैदी हैं, उनको रिहा नहीं करवा रहे हैं, उनसे सश्रम कार्य करवा रहे हैं, ऐसे कैदियों को रिहा करवाना है अगर, तो उसमें क्या करता है, जैसे जिस तरह से MDM के लिए हमारी जनहित याचिका का संगठन काम किया है, उसी तरह से संगठन अगर जनहित याचिका दायर करता है कि हाँ ये कैदी इसको रिहा करना चाहिए या इसके सारे ज्यादती हो रही है, तो उसमें हमारी जनहित याचिका अहम भूमिका निभाती है। आज का वीडियो यहीं तक शेष। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।